शामलो कला के मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बच्चों और हमारे साथ इस यात्रा में जितने भी हमारे साथी निरंतर साथ चल रहे हैं, आज शामलों में आने का मौका मिला इस यात्रा के माध्यम से और आप लोगों ने जो मान सम्मान दिया, जो स्वागत किया, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। और मैं धन्यवाद सिर्फ अपनी तरफ से नहीं करता, बल्कि जितने भी सारे ये साथी मेरे साथ जो इस यात्रा में जुड़े हुए हैं निरंतर, पिछले आज 14 तारीख है, 5 को हमने शुरू किया था, तो करीब 10 दिन हो गए हैं आज। और मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है कि जब सद्भाव यात्रा हमने शुरू की थी तो इतनी उम्मीद नहीं थी कि जिस प्रकार से लोगों ने हमको निकल के अलग अलग गांव में पिछले 9-10 दिन में जो हमारा प्रोत्साहन किया है, हमको जो हमारा जो हौसला बढ़ाया है, उससे हमारा जो जज्बा है या जो इस यात्रा को आगे बढ़ाए रखने का मजबूती के साथ जो एक विचार है, उसको बल मिलता है। क्योंकि ये यात्रा किसी राजनीतिक पद को हासिल करने की नहीं है, ये यात्रा किसी राजनीतिक रूप से तुरंत कुछ होने वाला हो उसके हिसाब से भी नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि इस यात्रा के माध्यम से यदि हम सब समाज और समाज के भाईचारे में उसमें जो एकता है, उसमें जो मजबूती है, उसमें यदि हम अपनी तरफ से थोड़ा सा भी अंश डाल सकें तो हम अपनी यात्रा को कामयाब मानेंगे। उसके साथ साथ इसमें मंशा ये भी है कि कांग्रेस का जो लोगों के साथ जुड़ाव है, कांग्रेस का जो छत्तीस बिरादरी के साथ जुड़ाव है, उसको और मजबूती मिल सके। क्योंकि पिछले चुनाव के बाद जो अक्टूबर 2024 में हुआ था, एक लोगों ने अपने आप को बड़ा ठगा हुआ सा महसूस किया था, क्योंकि बहुत उम्मीद थी उस चुनाव से, बहुत लोगों ने मन बना रखा था बीजेपी को हटाने का, लेकिन वो हुआ नहीं। और उसके ना होने के जो अनेकों कारण थे, कारण तो बहुत होते हैं, कभी कोई चुनाव ऐसा नहीं होता किसी एक कारण की वजह से कोई जीत जाए या कोई हार जाए, लेकिन पिछला जो चुनाव था उसमें कांग्रेस की सरकार नहीं बनने के अनेकों कारणों में 2 कारण जो हमको प्रमुख लगे, उसमें पहला तो ये था कि बीजेपी ने जो समाज के अंदर एक द्वेष पैदा करने की जो कोशिश की हुई है, द्वेष का मतलब ये कि समाज को थोड़ा बिखेरने के लिए जो उन्होंने काम किया हुआ है, उसमें उनको कुछ हद तक कामयाबी मिली। और ये कामयाबी मिलने का कारण सबसे बड़ा ये रहा, वो अपनी तरफ से तो कर रहे, वो तो जो भी राजनीतिक दल है, जो भी किसी विचारधारा के लोग हैं, वो अपनी जो माड़ी बात हो या अच्छी बात हो, लेकिन यदि उसमें वो विश्वास रखते हो तो उसको बढ़ाने के लिए उस पर काम करेंगे। लेकिन दायित्व दूसरों का था। आप थोड़ा इधर हो जाओ, नीचे गिर जाओगे, वहां से थोड़ा सा भी सड़क क्या तो नीचे चले जाओगे, क्या फिर लेकिन जो दूसरा पक्ष था, और दूसरे पक्ष से मेरा सीधा मतलब कांग्रेस पार्टी से है, ये कांग्रेस पार्टी को सुनिश्चित करना था कि ये इस तरह का विभाजन समाज में जो बीजेपी अपना राजनीतिक उर्दू सीधा करने के लिए कर रही है, वो उसमें कामयाब ना हो। लेकिन कांग्रेस में समस्या क्या थी कि संगठन नहीं था, और वो संगठन पिछले 11-12 साल से नहीं था। नतीजन ग्राउंड पे बीजेपी का जो समाज के अंदर बीजेपी घुस के काम करने लग रही थी, उसका मुकाबला कौन करेगा? क्योंकि कांग्रेस के पास नेता तो थे, नेताओं की अपनी अपनी फौज भी थी, लेकिन वो सारे नेता और सारी फौज जो थी वो इलेक्शन पर केंद्रित थी। उन्होंने कभी ये नहीं नीचे झांक के देखा कि नीचे अंदर ही अंदर कुछ और भी फैलने लग रहा है, जिसको रोकना बहुत जरूरी है। मैं एक उदाहरण देता हूं आमतौर पर अपने हर भाषण में। कई लोग कहते हैं कि
संगठन नहीं था, क्या बड़ी बात थी। पार्टी तो फिर भी बहुत मजबूत थी, सारे लोग इकट्ठे हो रहे थे, इतने आंदोलन हुए थे, जितनी जनता आती थी, हजारों लोग इकट्ठे होते थे, कोई भी कांग्रेस प्रोग्राम करती थी उसमें। मैं इसी तरह जवाब ये देता हूं कि आप मेरे को ये बताओ कि यदि कोई पार्टी प्रोग्राम बनाती है, ऊपर से कोई निर्देश आता है इंडियन कांग्रेस से कि भाई अगले हफ्ते में हमने ये प्रदर्शन करना है, फलाने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर ये धरना निकालना है, या एसडीएम तहसील में जाके किसानों की बात करनी है, या किसी और चीज का मुद्दा उठाना है, तो वो संदेश आगे कैसे जाएगा। उदाहरण के तौर पे अब तो संगठन बनना शुरू हो गया, जिला अध्यक्ष हो गए, लेकिन सोच लो ये जो वोट चोरी का मामला है, अगर केंद्र से निर्देश आता है, केंद्र से मतलब कांग्रेस के केंद्र से, केंद्र नेतृत्व से, कि भाई इसके ऊपर हमने काम करना है, अगले हफ्ते में हमने सारे जिलों पर प्रदर्शन करना है, और फिर उसके अगले हफ्ते हमने चंडीगढ़ करना देना। अब तक उसकी प्रक्रिया क्या थी? उसकी प्रक्रिया ये थी कि ऊपर से चिट्ठी आई प्रदेश अध्यक्ष के पास, तो वहां तक तो संगठन है, वो प्रदेश अध्यक्ष आगे किसको जिम्मेवारी दे रहा है? कोई जिले का प्रधान है नहीं, कोई हल्के का प्रधान है नहीं, कोई ब्लॉक का प्रधान है नहीं, तो वो जिम्मेवारी यूं थी कि मैं राजेश को बुलाऊं, दे राजेश या चिट्ठी तू पकड़, अपने हल्के में जाकर 100 आदमी इकट्ठे करके एक प्रदर्शन करके आ तहसील में, किसी दूसरे को पकड़ के कहूं तू उकलाना में चला जा। लेकिन संगठन के नाम पे कोई चीज नहीं। कहने में बड़ी छोटी सी बात लगती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क इसी से पड़ता है। सारी की सारी जो व्यवस्था बनी हुई थी वो सिर्फ नेताओं तक सीमित थी। लोगों के अंदर एक भाव था, लोगों के अंदर एक गुस्सा था, एक आक्रोश था, बीजेपी विरोध था, लेकिन वो लोगों की तरफ से था, जो लोकसभा के चुनाव में फिर भी कुछ हद तक सिरे चढ़ा। वो मैं इस बात को भी नहीं मानता कि लोकसभा में हमारी जीत कोई बहुत बड़ी जीत थी, 5-5 आई थी, कोई यूं नहीं था कि बिल्कुल बीजेपी का तंबू काट दिया वहां पर। लेकिन कहने के लिए हम कहते थे 0 से 5 पे आ गए। अरे 0 से 5 पे आ गए, कोई आम आदमी पार्टी थोड़ी थी जो 0 से 5 पे आ गई। ये हरियाणा में कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी हमेशा मजबूत पार्टी रही है। वो ठीक है कि 1-2 बार उसकी संख्या जो है या तो 1 MP आकर रह गया या 0 आया, लेकिन वो पार्टी क्यों नहीं थी कोई नई पार्टी हो और उसने 0 से 5 पे पहुंच गए तो बहुत बड़ी उपलब्धि हुई हो। 10 में से 5-5 आई थी, और उनमें भी जो असेंबलियां थी वो 46-44 थी। तो ऐसा नहीं था कि कोई एक तरफा माहौल था, माहौल लोगों में था, लेकिन उस माहौल को पोलिंग बूथ तक कौन ले जाए, संगठन नहीं था। घूम फिर के सारी कमी जो है वो वहीं आती थी। तो हमने जब इस यात्रा के बारे में सोचा तो यही सोच के हम चले थे कि यदि कांग्रेस को मजबूती मिलेगी, कांग्रेस का जुड़ाव लोगों के साथ दोबारा होगा, कांग्रेस यदि सर्व समाज को साथ लेके अपने चलेगी, तो स्वाभाविक सी चीज है बीजेपी का जो एजेंडा है या जो उनका प्रोपेगेंडा है उसको अपने आप मजबूती से रोका जा सकता है, उसका मुकाबला किया जा सकता है। तो हमारा मुख्य ध्येय तो ये था जब हम इस यात्रा को लेकर चले थे। बाकी बीजेपी का राज 10 साल से चल रहा है, अब तीसरी टर्म शुरू होगी, ना कुछ नया देंगे ना कुछ नया उन्होंने आश्वासन दिया था। मेरे को अगर आप में से किसी को भी ध्यान हो 2024 के चुनाव में हरियाणा में बीजेपी ने कोई नई बात कही हो कि हम ये करेंगे अगर हमको तीसरी बार राज मिल गया, किसी को ध्यान हो तो मेरे को भी बता दियो, क्योंकि मेरा तो कोई ध्यान नहीं। मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं कि उन्होंने कहीं भी ये कहा हो कि हम किसी भी प्रकार का रोजगार आपके लिए पैदा करेंगे, हम किसी भी प्रकार से हरियाणा के जो हमारे नौजवान हैं उनके लिए हम रोजगार नहीं प्रदान करेंगे, तो कम से कम उनको इतना निपुण तो करेंगे कि वो नौकरी पाने लायक हो जाए। इंस्टीट्यूट बनाएंगे या कोई और संस्था बनाएंगे जहां पर इस तरह की ट्रेनिंग दी जा सके। ये कौशल विकास केंद्र बनाए थे जो बन के खत्म भी हो रही है, किसी को पता भी नहीं लगा कब बने थे कब खत्म हो गए, कुछ नहीं उन्होंने लोगों के लिए रखा था सामने। और यदि किसान की बात करें, किसान के ऊपर तो कांटा मार रखा है, और ये गलत फहमी मत रहना कि किसान इज इक्वल टू जाट। किसान में सारा का सारा समाज आता है। 60 से 65% आबादी जो है वो हमारी खेती से जुड़ी हुई है।
वह किसी एक जात तक सीमित नहीं है, लेकिन ये हमेशा ये दिखाएंगे कि किसान आंदोलन है तो ये खालिस्तानियों का है, ये तो सरदारों का है, ये तो देशद्रोहियों का है। तो किसानों को तो काटा मार रखा है उन्होंने, गिनती में नहीं थे, कुछ नहीं, ना कोई आश्वासन देते, ना कोई चीज कहते कि हम आपके लिए करेंगे। और एक समाज को वो पिछले चुनाव में कुछ अपनी तरफ खींचने में कामयाब रहे थे। मैं शेड्यूल कास्ट की बात कर रहा हूं और उसके कारण थे। लेकिन अब जो घटनाक्रम देश में चल रहा है वो आपके सामने है। 3 घटनाएं पिछले 15 दिन में हुई, 3 घटनाएं, और तीनों का संबंध सीधा सीधा शेड्यूल कास्ट वर्ग से है और तीनों का संबंध हमारे इलाके के 100 मील के अंदर अंदर। और गजब की चीज ये है, तीनों जगह बीजेपी की सरकार, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो केंद्र में हो। यूपी में बरेली में एक दलित के बच्चे को पीट के मारा गया, पीट के वीडियो बना के मुझे बनाने लगे मेरे भाषण का। जो पीट के वीडियो बनाया है उसका, और उसको जान से मारा है सिर्फ इसलिए कि वो जो नारा दिलवाना चाह रहे थे उस वाल्मीकि बच्चे से, वो उसने नहीं लगाया और वो मरती दम तक ये कहता रहा राहुल गांधी जिंदाबाद। इस बात से उसको मार दिया। इसके एक हफ्ते बाद दूसरी घटना क्या घटती है, पहली बार हुआ है, अगर किसी की जानकारी न हो तो बता दी, हो सकता है मेरे को ना पता हो। किसी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोर्ट में जब वो कोर्ट ले रहा हो उसके ऊपर जूता मारा गया। और गजब की बात यह है, उस वकील का आज तक कुछ नहीं बिगड़ा है। वो चीफ जस्टिस की मानता है जो कहता है कि मैं तो इस वाक्य को भुला चुका हूं। देखो, भुलाने वाली बात नहीं है। चीफ जस्टिस के जूता मारने लगे आदमी बड़ी कोर्ट में, और उसका कारण बताने लग रहा है कि क्यों मारा है, कि चीफ जस्टिस ने फलानी बात कैसे कह दी थी। ये एक है। और उससे भी दुर्भाग्यवश बात क्या है कि उसके समर्थन में लोग आए हुए हैं कि ना ठीक कह रहे हो, इसने ठीक करा। मैं आपसे पूछता हूं, अगर जस्टिस गवई की जगह कोई उच्च जाति का चीफ जस्टिस होता, उसमें किसी दलित ने जूता फेंका होता, क्या हालत होती बताओ मैं। सोच के देखो आप, उसके चित्रे उड़ा देते वहीं कोर्ट के अंदर ही, क्योंकि सारा कोर्ट उन्हीं का है। लेकिन यहां ये वाकया भी हो गया, चीफ जस्टिस ने अपने बड़प्पन में उसको माफ भी कर दिया, कहते हैं मैं तो भूल भी गया। लेकिन ये वो मानसिकता है जिसने गांधी को मारा था। वहां भी ये कहते थे हमने नहीं मारा गांधी को, हमने तो कोई षड्यंत्र नहीं रचा था। षड्यंत्र रचने की बात नहीं होती, माहौल बनाने की बात होती है। छत्तीसगढ़ से पैदा हो जाते हैं। ये वही सिस्टम बना हुआ है। ये वो जो वाल्मीकि के बच्चे को मारा है बरेली में, उन्होंने क्या कहा है, हम बाबा के लोग हैं। क्षमा चाहूंगा आपकी बात नहीं कर रहा, वो राजनीतिक बाबा की बात कर रहे थे। तो ये और तीसरी घटना हमारे प्रदेश में, एडीजी रैंक का आदमी अपने आप को गोली मार लेता है सिर्फ इसलिए कि पूरे सिस्टम ने उसकी नाक पर दम कर दिया था, उसका जीना मुश्किल कर रखा था। उसका कौन सा दरवाजा है जो नहीं खटखटाया था। अगर आप में से किसी ने पढ़ा हो, उसका जो 8 पन्ने का सुसाइड नोट है पढ़ के देखना। तो कोई 1 या 2 दिन या 1 महीने या 1 साल की घटना नहीं है, वो कई साल का ब्यौरा लिखा है उसने कि मेरे साथ फलाने टाइम ये बड़ी, तिगड़े टाइम ये बड़ी, मेरी ये चीज थी, मेरे को ये नहीं दी। यहां तक कहा है कि मेरे पिताजी की मृत्यु हुई थी, वहां जान की भी छुट्टी मिली थी मेरे को। कौन सी चीज है जो इस चीज को मान्यता दे सकती है कि आदमी का बाप मर रहा और उसको छुट्टी ना मिले। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में इस चीज का हवाला किया। तो ये घटनाएं हमारे सामने है। उसके बावजूद भी बीजेपी किसी तरह से लोगों को पता नहीं बहला लेती है, फुसला लेती है, या कौन सा प्रचार तंत्र ले रहे हैं कि लोगों के बात अभी भी पूरी समझ में नहीं आती। समझ में आनी शुरू हुई थी। जून 2024 का जो लोकसभा का चुनाव था, उसमें बहुत बड़ा संकेत मिला था कि लोगों को बात समझ में आ गई। खासतौर पर गरीब आदमी को जरूर समझ में आ गई थी, क्योंकि संविधान खतरे में था। इसकी यह बात अंदर तक घर कर गई। लेकिन अब तीसरी का सरकार आ रही है, प्रदेश में भी और देश में भी। और अब जिस तरह का खेल चल रहा है, उसको यदि समय रहते हम समझ लेंगे
तो हमारा लोकतंत्र भी बचा रहेगा, संविधान भी बचा रहेगा। नहीं तो हम एक ऐसी व्यवस्था की तरफ जा रहे हैं जहां पे ना तो आपके वोट की हैसियत रहेगी, वोट की हैसियत नहीं रही तो आपकी और मेरी हैसियत अपने आप खत्म हो जाएगी गलतफहमी में मत रहना। फिर वो जो सारी सत्ता है वो सिर्फ कुछ लोगों की, जिनके पीछे बहुत बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं, सिर्फ उनकी मुट्ठी में रह जाएगी, उनके बाहर नहीं होगी। तो मैं तो यही शब्द आपसे बस साझा करना चाहता था और इस उम्मीद के साथ कि जिस प्रकार का समर्थन हमें लोगों से पिछले 9-10 दिन में मिला है, ये आगे भी मिलता रहे, क्योंकि बहुत लंबा सफर है हमारा। आज तो ये 4.5 हल्के हमारे हुए, 4 और जुलाने का आज का पहला दिन है, चल भी जुलाने में है। पूरे 90 के 90 हल्कों में जाना है, करीब 3000 किलोमीटर की ये यात्रा है। तो आप लोगों की तरफ से अगर हमें हौसला मिलता रहेगा, आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा, तो हम मजबूती से आगे बढ़ते रहेंगे और अपना संदेश लोगों के बीच में ले जाते रहेंगे और ये उम्मीद रखेंगे कि कोई माने ना माने, लेकिन कम से कम इस बात की चर्चा तो समाज के अंदर शुरू हो जाए कि जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इंद्र सिंह जी गांव के हम लोग कला के सरपंच विजेंद्र थे, वीरेंद्र तुम्हारा नाम क्या है? वीरेंद्र। पूर्व सरपंच किशन जी, राजेश मलिक जी, हम लोग कला के मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बच्चों और हमारे साथ इस यात्रा में जितने भी हमारे साथी निरंतर साथ चल रहे हैं, आज शामिलों में आने का मौका मिला इस यात्रा के माध्यम से और आप लोगों ने जो मान सम्मान दिया, जो स्वागत किया,